नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है PCTS फॉरम नंबर 678, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने मंथली डेटा को अपडेट करती है और उसके अंदर किस प्रकार की उनके द्वारा गलतियां की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट में पिछड़ जाती है। हर मीटिंग में उनको सुनना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं कि कौन से पॉइंट में किस प्रकार के डेटा आपके द्वारा भरा जाएगा और कहां पर आपके द्वारा गलती की जाती है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट में पिछड़ जाते हैं और हर मीटिंग में आपको इसके लिए डांट सुनने को मिलती है कि आप काम नहीं करते। आप काम करते हैं परंतु उस काम को अपने फॉर्म नंबर 678 में सही ढंग से नहीं दिखा पाते, उसकी वजह से आपका काम दिखाई नहीं देता है। इसके अंदर आपसे किसी भी प्रकार की कहीं कोई गलती नहीं हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैंने PCTS फॉर्म नंबर 678 कैसे भरे, इसके 6 पार्ट तक के वीडियो बना करके इस चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो के अंदर मैंने फॉर्म नंबर 678 के पॉइंट 1 से लेकर के और बहुत से पॉइंट मैंने उसके अंदर समझा दिया है। और जो आगे के पॉइंट बचे हैं उन पॉइंटों का आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए, मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज आपको जहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार के और वीडियो जब भी चैनल पर आपके लिए आए तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाए, आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और देखें फॉर्म नंबर 678 के आगे के पार्ट के अंदर आपके लिए क्या नया रहने वाला है। तो अभी आप देखें पोषण पुनर्वास के अंदर, ये पोषण पुनर्वास के अंदर से लेकर के इससे पहले के जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको पहले के वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने पहले के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं और इससे पहले जो पॉइंट आपको समझने हैं वो अभी तक आपको समझ में नहीं आए हैं, इसी चैनल पर मेरे द्वारा PCTS फॉर्म 678 कैसे भरें इसके 7 पार्ट तक के वीडियो डाले जा चुके हैं। वो वीडियो आप जरूर देखें। उन वीडियो के अंदर आपको फॉर्म 678 शुरू से लेकर के और पोषण पुनर्वास के अंदर यानी यहाँ पर 19.6 तक के सभी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वो आप उन वीडियो के अंदर देखें और अच्छे से समझें। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टॉक आउट। स्टॉक आउट से लेकर के उससे आगे के जो पॉइंट है वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको कौन से कॉलम के अंदर क्या भरना होता है वो आप इस वीडियो के अंदर समझेंगे। यदि किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टॉक आउट से लेकर के इससे आगे के पॉइंट के अंदर आपको कौन से कॉलम के अंदर क्या भरना है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टॉक आउट रेट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग का मतलब है जरूरी आवश्यक दवाएं। तो अभी आप यहाँ पर देखें स्टॉक आउट रेट क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझेंगे। तो स्टॉक आउट रेट का मतलब होता है जब किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी आवश्यक दवाओं का स्टॉक आउट हो जाता है, स्टॉक खत्म हो जाता है तो इसे स्टॉक आउट कहा जाता है। यानी किसी आवश्यक दवाओं में कितनी जरूरी आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं है उसका प्रतिशत स्टॉक आउट रेट कहलाता है। मान लीजिए आपके उपकेंद्र पर 2 प्रकार की दवाइयां आपके पास होनी चाहिए और उसके अंदर से इस पूरे महीने के दौरान आपके पास 10 दवाइयां ऐसी हैं जो आपके स्टॉक में नहीं है, तो आपका स्टॉक आउट रेट क्या होगा? तो स्टॉक आउट रेट आपका होगा 10 यानी 10%। ये आप यहां पर डाल देंगे कि 10% आपका स्टॉक आउट रेट रहा है। ये कोई भी नहीं डालता है, ये भी आपको यहां पर डालना चाहिए यदि आपके पास स्टॉक आउट हो जाता है तो। अब स्टॉक आउट कब होता है? या तो आपने समय पर डिमांड नहीं किया, आप दवाएं लेकर के नहीं आए हैं, या आपके दवा भंडार के अंदर भी स्टॉक उपलब्ध नहीं था और आपको वो दवाइयां नहीं मिली है, तो यहां पर आपका स्टॉक आउट रेट आपको डालना चाहिए। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि 100 दवाइयां आपके पास होनी चाहिए, उसके अंदर से 10 दवाइयां आपके पास नहीं थी, तो ये आपका हो गया 10%, आपका यहाँ पर स्टॉक आउट रेट हो गया। तो यहाँ पर आप 10 डालेंगे। यदि आपके पास सभी दवाइयां उपलब्ध हैं तो यहाँ पर आप 0 डालेंगे, यहाँ पर 10 डालने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अगला पॉइंट देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग फॉर विच स्टॉक आउट रिपोर्टेड। यानी आपने इस महीने कितनी दवाइयों का स्टॉक आउट रिपोर्ट की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो 10 दवाइयां आपके पास नहीं थी तो यहाँ पर आप डाल देंगे 10 दवाइयों का मैंने रिपोर्ट किया है, 10 दवाइयां मेरे पास नहीं थी, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। यदि आपके पास सभी दवाइयां उपलब्ध है तब यहाँ पर 0 आएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको डालनी है। 5 दवाइयां नहीं है तो यहाँ पर आप 5 डाल देंगे। 10 दवाइयों का आपने रिपोर्ट किया तो 10 डाल देंगे। इसी तरह यहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्लड यूनिट इश्यूड ऑन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ है? फैमिली डोनर्स के द्वारा हुआ है या कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट डोनेशंस। यानी आपको डोनेशन से उन्होंने ब्लड दिया है और उसके बदले में आपने कितनी यूनिट ब्लड उनको इश्यू किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। परंतु उप केंद्र स्तर पर यहाँ पर ब्लड यूनिट नहीं होती है,
पीएससी लेवल पर भी नहीं है, सीएससी लेवल पर जहां पर ब्लड यूनिट आपके पास बनी हुई है वहां पर यदि आपने ब्लड यूनिट रिप्लेसमेंट के रूप में इश्यू की है तो वो संख्या आप डालेंगे। रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया है कि किसी मरीज के फैमिली डोनर्स ने या कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट डोनेशन के द्वारा आपको मिला है और उसके बदले में आपने ब्लड यूनिट उनको इश्यू किया तो वो संख्या आप डालेंगे। टोटल नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इश्यूड इन मंथ, यानी इस महीने आपने कुल ब्लड यूनिट कितनी इश्यू की वो यहाँ पर डालेंगे। ये सीएससी लेवल पर जहां पर ब्लड यूनिट होती है उनके लिए है और सब सेंटर और पीएससी लेवल पर यहाँ पर जीरो रिपोर्ट ही आएगी, ये आप ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, पीएमएनडीपी, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत यदि आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है आपके उपकेंद्र पर, आपके पीएससी पर, आपके सीएससी पर, तब आपको इसकी रिपोर्ट यहाँ पर करनी है, अन्यथा यहाँ पर आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हीमोडायलिसिस सर्विस अंडर पीएमएनडीपी। अब ये हीमोडायलिसिस सर्विस क्या होता है, तो ऊपर आपने देखा पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम और हीमोडायलिसिस सर्विस अंडर पीएमएनडीपी। तो हीमोडायलिसिस क्या है और नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम क्या है, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है पीएमएनडीपी। पीएमएनडीपी क्या होता है, यह एक सरकारी योजना है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता है और इसे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अंतर्गत लागू किया गया है। ये मैंने आपको बता दिया पीएमएनडीपी यानी नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम क्या होता है। इसी के अंदर आता है हीमोडायलिसिस सर्विस अंडर पीएमएनडीपी। तो हीमोडायलिसिस सर्विस अंडर पीएमएनडीपी क्या होता है ये आप ध्यान से देखेंगे। तो हीमोडायलिसिस सेवाएं के अंदर यह इस योजना का एक हिस्सा है जो हीमोडायलिसिस यानी एचडी सेवाएं जो कि गंभीर गुर्दा रोग, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो कि गंभीर गुर्दा रोग के मरीजों को रक्त को फिल्टर करके जीवन रक्षक इलाज देती है। ये मुख्य रूप से हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस सेवाएं हैं जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में या सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर, हाउस मॉडल या हाइब्रिड मॉडल से लागू है। ये पीपीपी मॉडल पर है। अभी यहाँ पर सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना हमारे यहाँ पर नहीं चलाई जा रही है। तो इसके अंदर भी आपकी कोई रिपोर्ट आती है तो वो भी आप जीरो, परंतु इसका आपको ज्ञान होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आगे देखें, नंबर ऑफ पेशेंट रजिस्टर्ड फॉर हीमोडायलिसिस सर्विस इन सेंटर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ, यानी इस महीने के दौरान आपके पास हीमोडायलिसिस के पेशेंट कितने रजिस्टर्ड हुए। नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ वेटिंग लिस्ट हीमोडायलिसिस सर्विस द एंड ऑफ रिपोर्टिंग मंथ, यानी इस रिपोर्टिंग मंथ के अंत में आपके पास कितने ऐसे मरीज हैं जो आपके पास वेटिंग लिस्ट के अंदर है। और नंबर ऑफ हीमोडायलिसिस सेशन हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ, और इस महीने के दौरान आपके द्वारा हीमोडायलिसिस सेशन कितने हेल्ड किए गए। ये मैंने आपको आपके ज्ञान के लिए बताया कि ये क्या चीज होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। परंतु ये प्रोग्राम उप स्वास्थ्य केंद्र एचडब्ल्यूसी, पीएससी या सीएससी पर नहीं चलाए जा रहे हैं अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर जीरो रिपोर्ट आएगी। 6, 7, 8 नंबर फॉर्म के अंदर आपकी जीरो रिपोर्ट आएगी। यदि कहीं पर भी ये प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पर आपको इसकी रिपोर्ट करनी है। आगे आता है पेरिटोनियल डायलिसिस सर्विस अंडर पीएमएनडीपी कि पेरिटोनियल डायलिसिस सर्विस क्या होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस पीडी वह प्रक्रिया है जिसे मरीज के पेरिटोनियम यानी पेट की परत को डायलिसिस के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात मरीज का खून मशीन से नहीं होकर पेरिटोनियम द्वारा फिल्टर होता है। यह विशेष रूप से उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जिनके लिए हर हफ्ते मशीन डायलिसिस जाना मुश्किल हो या घर पर सुविधा अधिक उपयुक्त हो, ये उनके लिए उपयुक्त है। पेरिटोनियल डायलिसिस सर्विस यदि आपके क्षेत्र में चल रही है तो उसकी रिपोर्ट करेंगे। नंबर ऑफ पेशेंट स्टार्टेड पेरिटोनियल डायलिसिस अंडर पीएमएनडीपी ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ, ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि उप स्वास्थ्य के अंदर पीएससी सीएससी पर नहीं चल रहे हैं अपने यहाँ पर। यदि कहीं चल रहे हैं तो वो रिपोर्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर जीरो रिपोर्ट ही आएगी। अब आगे देखें, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, डायग्नोज एंड मैनेजमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस के बारे में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। तो वायरल हेपेटाइटिस के लिए एलिजा रैपिड परीक्षणों के द्वारा जांचे गए रक्त नमूनों की कुल संख्या वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। तो वायरल हेपेटाइटिस बी यानी HBsAg गर्भवती महिलाओं को छोड़कर, यहाँ पर लिखा है गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके के लिए एलिजा रैपिड परीक्षणों के द्वारा जांचे गए रक्त समूहों की कुल संख्या, चाहे वो एलिजा से जांच की हो या रैपिड कार्ड से आपने जांच की है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आप करेंगे। यदि आपने HBsAg की आपने जांच नहीं की है तो यहाँ पर जीरो करेंगे। यदि आपके द्वारा यहाँ पर जांच की गई है, कार्ड के द्वारा आपने जांच की है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर जीरो कर देंगे। परंतु HBsAg की जांच पीएससी या सीएससी पर जरूर होती है, वहां पर ये रिपोर्ट करना है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। यदि आपको कार्ड मिले हैं, आपने कार्ड के द्वारा जांच की है तो यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर जीरो करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखें, वायरल हेपेटाइटिस सी एंटी-HCV के लिए एलिजा रैपिड परीक्षणों के द्वारा जांचे गए रक्त नमूनों की कुल संख्या। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की ये दोनों मैंने आपको बता दिया है, तो इसके आपने जांच की है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर जीरो करेंगे। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के रैपिड कार्ड यदि आपको मिले हैं, कार्ड से आपने जांच की है तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि एलिजा जांच आपके उप स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं होती है, पीएससी सीएससी पर यदि होती है तो वहां पर ये रिपोर्ट आप करेंगे। परंतु यहाँ पर ये क्या करना है, गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके।
आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायरल हेपेटाइटिस और उसके प्रबंधन के लिए एलिजा रैपिड परीक्षणों द्वारा पॉजिटिव परीक्षण किए गए रक्त नमूनों की कुल संख्या। अब आपके द्वारा जो जांच की गई है, जांच करने के बाद पॉजिटिव मिले हैं तो उनकी रिपोर्ट आप नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, देखेंगे। हेपेटाइटिस बी के लिए एलिजा रैपिड परीक्षणों द्वारा पॉजिटिव पाए गए रक्त नमूनों की कुल संख्या गर्भवती महिलाओं को छोड़कर HbSAg के लिए परीक्षण किए गए रोगों में से, यानी गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके है, ये जो गर्भवती महिलाएं नहीं है उनकी यदि आपने जांच की है तो उसकी रिपोर्ट यहां पर करेंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। इसी तरह हेपेटाइटिस सी के लिए है तो हेपेटाइटिस सी की भी आपने कोई जांच की है तो उसकी रिपोर्ट यहां पर करेंगे, अन्यथा 0 करेंगे। तो इसके अंदर लगभग सभी के 0 रिपोर्ट ही आएगी। ये मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया है, आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पॉइंट के अंदर क्या डालना होता है। ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे आप इसके अंदर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको यह जानकारी होनी चाहिए। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रयोगशाला जांच का। अब प्रयोगशाला जांच वाला कॉलम आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर भी आपके द्वारा बहुत से पॉइंटों के अंदर गलतियां की जाती है, समझ में नहीं आता कि कौन से कॉलम के अंदर क्या डालना होता है। तो यहाँ पर आप देखें प्रयोगशाला जांच वाला कॉलम है। इन फैसिलिटी और आउटरीच का मैंने आपको पहले के वीडियो के अंदर बताया है, भाग 1 और भाग 2 ये जरूर देखें। इनके अंदर इन फैसिलिटी के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी और आउटरीच के अंदर कौन सी आएगी वो आप वहां पर समझ सकते हैं। अब आगे यहाँ पर आपके लिए कुल लैब टेस्ट और किट टेस्ट की संख्या, यानी आपके द्वारा लैब टेस्ट और किट टेस्ट की संख्या कितनी है वो आपको डालनी है, कुल यहाँ पर डालनी है। तो वो क्या आएगी, यहाँ पर देखेंगे संस्था पर हुए लैब टेस्ट की संख्या, यानी अपनी संस्था पर, आपने चाहे पीएचसी पर है, सीएचसी पर है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर है, जो अपनी संस्था के ऊपर जो लैब टेस्ट किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। इस महीने मेरे द्वारा 10 जांच की गई थी, मेरी संस्था पर मैंने 10 टेस्ट किए थे तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। इसके अंदर सभी प्रकार के टेस्ट जोड़ करके आएंगे, चाहे आपने उसकी एचबी की जांच की हो, शुगर की जांच की हो, मलेरिया स्लाइड की जांच की हो, किसी भी प्रकार की कोई जांच की है वो सभी जांचें इसके अंदर संख्या जुड़ करके आएगी। जितने आपने अपने उप स्वास्थ्य केंद्र पर पीएचसी सीएचसी पर जांच की है उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था के अलावा हुए लैब टेस्ट की संख्या। अब संस्था के अलावा लैब टेस्ट कौन से होते हैं, जो आप फील्ड के अंदर जाते हैं, मलेरिया स्लाइड बनाते हैं, रैपिड कार्ड से कोई जांच करते हैं, या अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जब आप टीकाकरण सत्र आयोजित करते हैं उस दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच करते हैं, बच्चों की एचबी की जांच करते हैं, तो वो सभी जांचें जुड़ करके आपके यहाँ पर आएगी कि आपने संस्था के अलावा कितने लैब टेस्ट की जांच की है। वो यहाँ पर मैंने इस महीने 30 की जांच की थी तो मेरे यहाँ पर 30 डाल दिया गया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर 30 और 10 जुड़ करके ऑटोमेटिक यहाँ पर 40 आ जाएगा। आगे आता है आउटरीच एरिया कैंप इन फैसिलिटी आउटसाइड लैब में किए गए किट परीक्षणों की संख्या, यानी आपके क्षेत्र में कोई कैंप लगा हो, कोई आउटरीच एरिया के अंदर आपने कोई कैंप का आयोजन किया हो, वहां पर आपने कोई लैब टेस्ट किया है तो उनकी संख्या यहां पर आएगी। मेरे इस महीने किसी भी प्रकार का कोई कैंप आयोजित नहीं किया गया था, मेरे द्वारा कैंप के अंदर कोई भी जांच नहीं की गई थी तो इसलिए मैंने यहां पर 0 डाल दिया है। यदि आपके क्षेत्र में कोई कैंप लगा है वहां पर आपने जांच किया तो यहां पर आप संख्या डालेंगे। आगे देखेंगे एचबी टेस्ट कंडक्टेड। अब कंडक्टेड यहां पर क्या है, संस्था पर हुए एचबी टेस्ट की संख्या। अब यहां पर तो आगे कुल लैब टेस्ट की संख्या, कुल लैब टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार की आप जांच कर रहे हैं वो सभी जांचें इसके अंदर आएगी और यहां पर आपको देना है केवल एचबी टेस्ट की संख्या, एचबी टेस्ट कितने किए हैं। तो यहां पर आगे संस्था पर हुए एचबी टेस्ट, यानी संस्था पर कितने किए तो यहां पर आप डाल देंगे। संस्था पर यदि आपने कोई एचबी की जांच की है तो यहां पर डालेंगे। मेरे इस महीने संस्था पर 0 की जांच की गई थी तो 0 डाल दिया। यदि आपने किसी गर्भवती महिला की या किसी भी बच्चे की या किसी भी बच्चे की आपने कोई एचबी की जांच की है तो वो संख्या डालेंगे। मान लीजिए 10 की है तो यहाँ पर 10 डाल देंगे। इसी तरह इनमें से, अब ये क्या पूछ रहा है, इनमें से एचबी 7 mg से कम की संख्या, यानी आपने यहाँ पर 10 की एचबी जांच की है तो इन 10 में से 7 mg से कम कितने, तो एचबी 7 mg से कम कितने लोगों को आया वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। 0 आया तो 0 डालेंगे, 1 2 3 जितना भी आया वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अब आगे आता है एचआईवी जांच की संख्या। एचआईवी जांच, ये कॉलम सभी आप जल्दी देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो मैं आपको जल्दी यहाँ पर बता देता हूँ कि पुरुषों की संख्या जिनकी एचआईवी की जांच, यानी पुरुषों की संख्या जिन पुरुषों की आपने एचआईवी की जांच की है, यहाँ पर क्या है होल ब्लड फिंगर प्रिक आरडीटी टेस्ट पीओसी टेस्ट द्वारा, यानी आपने इनमें से किसी भी प्रकार से आपने जांच किया है तो वो आप यहां पर डालेंगे। होल ब्लड फिंगर प्रिक, यानी फिंगर को प्रिक करके ब्लड से आपने जांच किया है, आरडीटी टेस्ट किया है, पीओसी टेस्ट किया है, इस प्रकार से आपने कोई जांच की है, आपके उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, पीएचसी स्तर पर एएनएम को एचआईवी किट उपलब्ध करवाई गई है, उस किट के द्वारा आपने कोई जांच की है तो वो संख्या डालेंगे। मेरे द्वारा यहाँ पर इस महीने पुरुषों की किसी की जांच नहीं की गई तो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया है। इसी तरह एचआईवी जांच किए गए पुरुषों में से प्रतिक्रियाशील, यानी एचआईवी लक्षण वाले पुरुष कितने मिले वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। 0 है तो 0 डाल देंगे। पुरुषों की संख्या जिनका एचआईवी परीक्षण पुष्टिकरण केंद्र, यानी स्टैंड एलोन आईसीटीसी पर जांच की गई,
यानी आपने जो लक्षण जितने के आपको लक्षण मिले हैं उन लक्षण वाले सभी पेशेंट को आप आईसीटीसी सेंटर पर भेजेंगे। यदि आपने भेजा है तो उनकी संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 करेंगे। परंतु आईसीटीसी सेंटर आपके यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर ये दोनों, तो यहाँ पर ये कॉलम यहाँ पर ब्लॉक है, इसके अंदर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपके 0 रिपोर्ट ही आएगी। आगे है एचआईवी परीक्षण पुष्टिकरण केंद्र पर जांच पश्चात पॉजिटिव पाई गई पुरुषों की संख्या। ये आईसीटीसी का पूछ रहा है, तो आईसीटीसी सेंटर आपके पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्लॉक कर दिया गया है, इसके अंदर आपको रिपोर्ट नहीं करनी होती है। अब आगे आता है महिलाएं जो गर्भवती नहीं है की संख्या जिनकी एचआईवी की जांच की गई। तो ऊपर तो पुरुषों की पूछ रहा था, यहाँ पर महिलाएं हैं, और महिलाएं कौन सी, जो गर्भवती नहीं है, उनकी आपने जांच की है तो उनकी यहाँ पर संख्या डालेंगे। इसी तरह एचआईवी जांच की गई महिलाओं जो गर्भवती नहीं है में प्रतिक्रियाशील यानी एचआईवी लक्षण वाली कितनी मिली, और लक्षण वाली मिली है तो इनके आईसीटीसी पर सेंटर पर इनकी जांच की गई है, वो संख्या डाल देंगे। इसी तरह एचआईवी परीक्षण पुष्टिकरण केंद्र पर जांच पश्चात पॉजिटिव पाए गए एचआईवी महिलाओं की संख्या जो गर्भवती नहीं है, तो उनकी संख्या यदि आपको मिली है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 रिपोर्ट आएगी। अब आगे आता है गर्भवती महिलाओं की संख्या। इससे ऊपर जो था वो था जो महिलाएं गर्भवती नहीं है, और यहाँ पर है गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी एचआईवी की जांच की गई है। तो गर्भवती महिलाओं की संख्या आपके क्षेत्र में जितनी आपके पास जांच करवाने के लिए आती है, फर्स्ट बार आपके पास रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनकी आप जांच आवश्यक रूप से करेंगे। उसके लिए आपको किट दी हुई है, यदि किट आपके पास नहीं है तो यहाँ पर 0 डालेंगे, परंतु आपके पास किट है, आपने जांच की है, तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह एचआईवी जांच की गई गर्भवती महिलाओं में से एचआईवी रिएक्टिव यानी एचआईवी लक्षण वाली कितनी महिलाएं मिली, और यदि लक्षण वाली मिली है तो इनकी आईसीटीसी पर जांच करवाई गई है या नहीं करवाई गई, और आईसीटीसी पर जांच करवाने के बाद पॉजिटिव पाई गई, ये संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह आ गया गर्भवती महिलाओं एएनसी और सीधे प्रसव के लिए, यानी आपके पास एएनसी और सीधे प्रसव के लिए आई है, जहां पर डिलीवरी होती है या जहां पर बिना पूरे पंजीकरण के लिए डायरेक्ट आपके पास आई है, तो उनकी संख्या, तो जिनकी 1 से अधिक बार एचआईवी की जांच की गई, यानी उनमें से आपने 1 से अधिक बार कितने की एचआईवी जांच की गई है, वो संख्या यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है एचटीजी लोगों की संख्या जिनकी एचआईवी की जांच की गई। एच का मतलब है हिजड़ा, टीजी से मतलब है ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर लोगों की संख्या जिनकी एचआईवी की जांच की गई है, यदि आपने की है तो वो संख्या डालेंगे। और जांच के पश्चात एचआईवी लक्षण वाले जो एचटीजी यानी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनकी आपने, तो उनमें तो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो एचआईवी लक्षण वाले आपके पास कितने मिले हैं, उनकी संख्या पर डाल देंगे। एचटीजी लोगों की संख्या जिनकी एचआईवी परीक्षण पुष्टिकरण केंद्र यानी आईसीटीसी पर जांच की गई, और एचटीजी लोगों की, और आईसीटीसी पर जांच करने के बाद जो पॉजिटिव पाए गए एच/टीजी लोगों की संख्या, यानी एच का मतलब हिजड़ा हो गया और टीजी का मतलब है ट्रांसजेंडर लोगों की संख्या, वो आपके द्वारा यहाँ पर जांच करवाई गई है, तो वो संख्या पर डालेंगे, अन्यथा 0 करेंगे। परंतु ये लगभग सबके 0 ही होता है, तो 0 है तो 0 डालेंगे, जांच की है तो वो संख्या पर डाल देंगे। नेक्स्ट देखेंगे एसटीआई आरटीआई अटेंडेंस टेस्टेड फॉर सिफिलिस, यानी सिफिलिस जांच की यहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है, यानी पुरुषों की संख्या जिनकी सिफिलिस की जांच की गई। ये मैंने आपको बता दिया है, आरपीआर, वीडीआरएल, आरडीटी टेस्ट, पीओसी टेस्ट, टीपीएच के द्वारा की गई, यानी किसी भी किट के द्वारा किसी भी तरीके से आपने जांच की है तो उनकी आपको यहाँ पर संख्या डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है पुरुषों की संख्या जिनकी सिफिलिस की जांच की गई, उपरोक्त में से सिफिलिस के लिए रिएक्टिव पुरुषों की संख्या यानी जो पॉजिटिव मिले हैं उनकी आप यहाँ पर संख्या डालेंगे। सिफिलिस पॉजिटिव पुरुषों की संख्या जिनका इलाज किया गया, यानी आपको जितने पॉजिटिव मिले हैं उनका आपने इलाज किया तो यहाँ पर संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 आ जाएगा। आगे आता है महिलाओं जो गर्भवती नहीं है उनकी आपने सिफिलिस की जांच की है तो उनकी संख्या डाल देंगे, और उसमें से आपको जो रिएक्टिव यानी पॉजिटिव महिलाएं मिली हैं उनकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे। सिफिलिस पॉजिटिव महिलाएं जो गर्भवती नहीं है की संख्या जिनका इलाज किया गया। इसी तरह ट्रांसजेंडर के लिए आपको ये तीनों कॉलम के अंदर पूछेगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। और समझ में आ रहा हो तो आप पॉजिटिव जवाब, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताएंगे कि ये आपके द्वारा अच्छी जानकारी दी जा रही है, इस प्रकार की जानकारी हमारे लिए और लेकर के आए, ताकि मेरा हौसला बढ़े कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ रही है और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आऊं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने आपको यहाँ से लेकर के ये सभी पॉइंट मैंने इससे पहले के वीडियो के अंदर अच्छे से आपको बता दिए हैं। तो आज के वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया है वो है स्वास्थ्य सुविधा और प्रयोगशाला में जांच, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इससे आगे के जो पॉइंट है वैक्सीन स्टॉक से लेकर के दवाइयों का स्टॉक, कोल्ड चेन, शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, अन्य वयस्क मृत्यु और गुणवत्ता आश्वासन वाले पॉइंट है जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इससे आगे के पॉइंट के बारे में आपको सभी जानकारी चाहिए तो अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैक्सीन स्टॉक से लेकर के आगे के पॉइंटों के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।